सिविल प्रोसीजर कोड का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स। हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, इस कोड के पर्पस से अगर हम देखें तो हायरार्की ऑफ द सिविल कोर्ट्स जो हैं वो वैसे ही रहेंगी जैसे कि पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 में बताया गया है। सेक्शन 4 सेविंग एग्जिस्टिंग लॉज और रूल्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे, हत्ता के जो है इस कोड के मुताबिक जो है एक्सप्लिसाइटली जो है उनको चेंज करने का ना कहा जाए। लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो स्टिल यूज़ कर सकते हैं एग्जिस्टिंग मेथड्स को ताकि वो रेंट कलेक्ट कर लें एग्रीकल्चरल लैंड से। ये कोड जो है वो उसको चेंज नहीं करेगा। सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ कोड टू द रेवेन्यू कोर्ट्स। रेवेन्यू कोर्ट्स आर दोज कोर्ट्स दैट हियर केसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर पर्पसेस एंड मैटर्स फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू रेंट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। एनी सच मैटर लिस्टेड इन दैट कोर्ट सच कोर्ट इज कॉल्ड अ रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट्स वो कोर्ट्स होते हैं जो कि केसेस हियर करते हैं एग्रीकल्चर पर्पसेस और मैटर से रिलेटेड। मिसाल के तौर पे रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, और जो कोर्ट्स ऐसे सच मैटर्स को लिसन करते हैं उनको हम रेवेन्यू कोड कहते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो रेवेन्यू कोर्ट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करेगा जब स्पेशल लॉ जो है वो साइलेंट होगा और उसकी जो एनैक्टमेंट है वो साइलेंट होगी उस पार्टिकुलर मैटर पे। सही हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर ये होगा कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगी कि पार्टिकुलर लॉ जो है वो पार्टिकुलर मैटर के ऊपर जो स्पेशल लॉ है वो साइलेंट है और उसकी एनैक्टमेंट साइलेंट है तो सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो अप्लाई होगा। अब आगे आ जाते हैं सेक्शन 6 की तरफ जिसका मतलब है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। कोर्ट्स जो हैं वो हैंडल कर सकते हैं केसेस को, उन्हीं केसेस को सिर्फ और सिर्फ जो कि उसकी नॉर्मल फाइनेंशियल लिमिट्स के अंदर आता है। अगर केस एक्सीड करेगा उसकी नॉर्मल फाइनेंशियल लिमिट्स को तो कोर्ट जो हैं वो हैंडल नहीं कर सकेंगे उस केस को, हत्ता कि स्पेशली अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सूट्स इन जनरल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा। सेक्शन 9 कोर्ट्स टू ट्राई ऑल द सिविल सूट्स अनलेस बेयर्ड। अब सेक्शन 9 हमें ये कहता है कि सिविल कोर्ट्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो हर तरह के सिविल केसेस को सुन सकता है एक्सेप्ट दोज सूट्स, उन सूट्स के अलावा जिनकी कॉग्निजेंस पे जो है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार लगा दी जाए। अगर लॉ में जो है वो एक्सप्रेसली जो है ये कह दिया जाए कि सिविल कोर्ट जो है ये मैटर नहीं सुन सकता है तो फिर सिविल कोर्ट जो है वो उस पार्टिकुलर मैटर को नहीं सुनेगा जिसके ऊपर स्पेशल लॉ मौजूद हो जैसे कि फैमिली लॉ, रेवेन्यू लॉ, बैंकिंग कोर्ट्स एक्सेट्रा। सेक्शन 11 जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड का वो ये कहता है कि अगर एक सूट जो है वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है तो कोर्ट उस सूट को दोबारा ट्राई नहीं कर सकता और बार इम्पोज हो जाएगी। सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर एक केस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर किसी और कोर्ट में जो है वो सूट फाइल दोबारा नहीं किया जा सकता। तो जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है वो पेडेंसी ऑफ द फॉर्मर सूट के दौरान जो है वो हियर नहीं कर सकती ऐसा केस। सेक्शन 144 जो है वो लॉ का वो हमें ये कहता है कि बार लगा दी गई है। किस चीज़ पे बार लगा दी गई है? बार लगा दी गई है कि अगर रिलीफ जो है वो गेन किया जा सकता है एप्लीकेशन फ़ाइल करने से तो फिर फ्रेश सूट जो है वो उसके लिए फ़ाइल नहीं किया जाएगा। फॉर इट अ फ्रेश सूट वुड नॉट बी फाइल्ड इफ़ द रिलीफ वुड बी गिवन बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन। इफ़ अ स्पेशल लॉ हैज़ बीन मेड सो सिविल कोर्ट कुड नॉट हियर दैट मैटर। अगर स्पेशल लॉ बना दिया गया है तो सिविल कोर्ट उस मैटर को हियर नहीं करेगी। For example, revenue law has been made and forum has been made for them, that is a revenue court. Revenue matter is there, even it is a civil matter, so the revenue court would hear them. Civil court cannot hear that matter because of its special law has been made. इसमें हमें ये समझ आ गई है कि रेवेन्यू लॉ बनाया गया है और उसके लिए फॉरम जो है वो रेवेन्यू कोर्ट्स है। तो रेवेन्यू मैटर अगर आएगा तो उसको जो है वो सिविल कोर्ट्स जो है वो नहीं हियर करेंगे क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल लॉ जो है वो बना दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 10 जो कि कहता है स्टे ऑफ द सूट। नो कोर्ट वुड डिसाइड दैट सूट विच इज़ सेकेंड सूट। कोर्ट जो है वो सेकेंड सूट को नहीं हियर करेगा। द मैटर पार्टीज एंड टाइटल आर द सेम इन इट। मैटर और पार्टीज़ जो हैं और
और टाइटल भी जो है वो सेम है जैसे कि प्रीवियस सूट में था। इट इज़ फाइल्ड इन द सेम कोर्ट और इन एनी अदर कोर्ट इनसाइड पाकिस्तान। अगर वो सेम कोर्ट में फ़ाइल किया जा रहा है या किसी और कोर्ट में फ़ाइल किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान में है, और फाइल इनसाइड एनी कोर्ट आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान दैट हैज़ बीन मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, या वो फाइल किया जा रहा है किसी ऐसे कोर्ट में जो कि पाकिस्तान की लिमिट से बाहर है मगर उसको फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है, और फाइल इन अ सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फाइल किया जा रहा है। इफ़ ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड सो द केस फाइल्ड सेकंड टाइम कोर्ट वुड स्टे इट अंडर द सेक्शन 10 ऑफ द CPC। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा रही हैं तो फिर कोर्ट जो है वो स्टे लगा देगा अगर केस जो है वो सेकंड टाइम फाइल किया जा रहा है अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। अब हम देखेंगे कि प्रीवियस सिमिलर केस फाइल्ड प्रोसीडिंग्स वुड बी कंटिन्यूड। अब जो प्रीवियस सिमिलर केस जो है उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको कंटिन्यू किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन, द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्युलेट द कोर्ट्स इन पाकिस्तान फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर एक सूट है और वो चल रहा है फॉरेन कोर्ट्स में तो ये प्रिक्युलेट नहीं करेगा, ये बार नहीं करेगा उसी सेम सूट को पाकिस्तानी कोर्ट्स में चलने से जिसका कॉज ऑफ एक्शन भी सेम हो। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा मीन्स अ मैटर ऑलरेडी जज्ड, अ केस ऑलरेडी डिसाइडेड। इन सिंपलर टर्म्स इट इज़ अ लीगल प्रिंसिपल दैट प्रिवेंट्स अ केस from being retried or relitigated if it has already been decided by a court। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है एक मैटर जिसको पहले ही जज किया जा सके या एक ऐसा केस जो डिसाइड किया गया है। सिंपलर वर्ड्स में एक लीगल प्रिंसिपल है जो कि केस को प्रिवेंट करता है कि उसको जो है वो रिट्राई किया जाए या रिलिटिगेट किया जाए जो कि ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है। अगर एक कोर्ट ने जो है वो सेम पार्टीज के दरमियान एक मैटर को जो है वो डिसाइड कर लिया है तो कोई दूसरा कोर्ट उसको दोबारा रिट्राई नहीं कर सकता जिसका इशू भी सेम हो। ये रूल जो है वो अप्लाई कब करेगा? ये रूल अप्लाई करेगा व्हेन द पार्टीज़ आर सेम, जब सेम पार्टीज़ होंगे। द पार्टीज़ इन्वॉल्व आर सेम और रिलेटेड, अगर पार्टीज़ जो हैं जो कि इन्वॉल्व हैं वो सेम हैं या रिलेटेड हैं। इशू जो है वो भी सेम है। द इशू बीइंग डिस्प्यूटेड इज़ द सेम। प्रीवियस कोर्ट डिसीजन, अ कॉम्पिटेंट कोर्ट हैज़ ऑलरेडी मेड अ फाइनल डिसीजन। जो कॉम्पिटेंट कोर्ट था उसने जो है वो ऑलरेडी जो है वो एक फाइनल डिसीजन जो है वो दे दी है। दिस प्रिंसिपल नोन एज अ रेस जुडिकाटा हेल्प्स प्रिवेंट रिपीटेड लॉ सूट्स एंड प्रमोट्स फाइनलिटी इन द लीगल डिसीजन। ये जो प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं रेस जुडिकाटा, ये हेल्प करता है प्रिवेंट करने के लिए रिपीटेड लॉ सूट्स को और प्रमोट करता है फाइनलिटी इन द लीगल डिसीजन। एक्सप्लेनेशन 1, अ फॉर्मल सूट रेफर्स टू अ प्रीवियस कोर्ट केस दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड regardless of when it was started, whether it was filed earlier or not। एक फॉर्मल सूट जो है वो रेफ़र करता है एक प्रीवियस कोर्ट के केस को जो कि ऑलरेडी जो है वो डिसाइड हो चुका है। एक फॉर्मल सूट जो है वो रेफ़र करता है एक प्रीवियस कोर्ट के केस को जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है रिगार्डलेस, यानी कि वो ये नहीं देखेंगे कि वो केस जो है वो कब स्टार्ट हुआ है, वो पहले स्टार्ट भी हो सकता है और बाद में भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक हो गया? तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल सूट। द कोर्ट्स एबिलिटी टू हियर अ केस इज़ डिटरमिन विदाउट कंसीडरिंग वेदर इट्स डिसीजन कैन बी अपील्ड और नॉट। कोर्ट की एबिलिटी जो है कि वो एक केस को सुन सकती है कि नहीं सुन सकती, वो डिटरमिन की जाती है ये देखे बगैर कि जो कोर्ट की डिसीजन है वो अपीलेबल है या नहीं है। एक्सप्लेनेशन 3, इन द प्रीवियस केस वन पार्टी मेड अ क्लेम एंड द अदर पार्टी आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इट इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली। जो प्रीवियस केस था उसमें एक पार्टी जो है वो क्लेम करती है और दूसरी पार्टी जो है उस क्लेम को जो है वो आइदर एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, इम्प्लाइडली या expressly। Explanation 4, any matter that could and should have been raised as a claim or defense in a previous lawsuit should be considered directly and substantially an issue of that case। अगर कोई भी मैटर जो है जिसको
डेट कुड या शुड हैव बीन रेज एज अ क्लेम, कोई भी ऐसा मैटर है जिसको अगर क्लेम या डिफेंस बनाया जा सकता था प्रीवियस लॉ सूट में, उसको कंसीडर किया जाएगा इन इशू ऑफ डेट सूट डायरेक्टली और सब्सटेंशियली। एक्सप्लेनेशन 5, इफ अ रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट इज एक्सप्लिसिटली ग्रांटेड इन द डिग्री इट इज़ कंसीडर्ड डिनाइड। अगर रिलीफ जो कि क्लेम किया गया है प्लेंट में उसको अगर एक्सप्लिसाइटली जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा। अगर एक रिलीफ है जो कि प्लेंट में जो है वो ग्रांट नहीं किया गया एक्सप्लिसाइटली एक डिग्री में, तो यही समझा जाएगा कि इसको जो है वो डिनाई कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन 6, इफ़ द पीपल genuinely litigate for a public or shared private right, others interested in that right are considered to be represented by those litigating and are under them। अगर people जो है वो genuinely litigate कर रहे हैं पब्लिक या शेयर प्राइवेट राइट के लिए, तो जो दूसरे बंदे जो कि इंटरेस्टेड हैं उस राइट में उनको भी कंसीडर्ड किया जाएगा कि वो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं लिटिगेटर्स से और वो उनके अंडर हैं। बार टू द फर्दर सूट, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट, जहाँ पे प्लेंटिफ को जो है वो रूल्स के मुताबिक प्रिक्लेट किया जाता है, स्टॉप किया जाता है फर्दर सूट फाइल करने से, उसको कहते हैं बार टू फर्दर सूट। और वो जो बार टू फर्दर सूट होगा वो होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पार्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन। अच्छा, अब हम ये पढ़ेंगे कि ही शैल नॉट बी इंटाइटल टू इंस्टीट्यूट अ सूट, और जब बार कर दिया जाएगा तो वो सूट को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकेगा। अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कॉज ऑफ एक्शन इन एनी कोर्ट टू विच दिस कोड अप्लाइज, और किसी भी कोर्ट में वो फाइल नहीं कर सकेगा केस जिस पे ये कोड अप्लाई किया जाता है। इन शॉर्ट हमें ये बताया गया है इस वाले सब क्लॉज 1 में कि अगर एक प्लेंटिफ है और बाय रूल्स उसको प्रिक्लेट किया जा रहा है कि वो फर्दर सूट जो है पार्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन से फाइल नहीं कर सकता, तो फिर उसके बाद वो इंटाइटल नहीं रहेगा कि वो सूट फाइल कर सके उसी कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड किसी भी कोर्ट में जो कि जिसके ऊपर ये कोड अप्लाई होता है। सब क्लॉज 2, इफ समवन चैलेंजेस अ कोर्ट्स डिसीजन ड्यू टू फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, दे मस्ट अप्लाई टू द सेम कोड, नॉट फाइल अ न्यू लॉ सूट। अगर कोई भी जो है वो कोर्ट की डिसीजन को चैलेंज करता है फ्रॉड की वजह से, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से या लैक ऑफ जुरिसडिक्शन की वजह से, तो उनको जो है वो अप्लाई करना होगा सेम कोर्ट में और उनको न्यू लॉ सूट जो है वो फाइल नहीं करना होगा। कोर्ट कैन यूज़ अ फेयर प्रोसीजर for quick disposal and may allow facts to be proved by affidavit। कोर्ट जो है वो फेयर प्रोसीजर को इस्तेमाल कर सकता है फॉर द क्विक डिस्पोजल और अलाउ कर सकता है कि फैक्ट्स को प्रूव किया जाए एफिडेविट के थ्रू। आई होप ये आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू।